नमस्कारम। आज हम जिस मुद्दा को लेकर, जिस टॉपिक को लेकर वार्ता करने हेतु आपके बीच उपस्थित हुए हैं, उस टॉपिक का नाम होगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। पूरे भारत की राजनीतिक गतिविधियों का बीजारोपण यहीं से होता है। यहीं से आरंभ होता है उस अनंत काल की कहानी, जिस आबो हवा में, जिस वातावरण में आज हम रह रहे हैं। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बहुत ही उपयोगी है, जानना, समझना और उससे आगे बढ़ना। यदि हम बात करें मगध का इतिहास क्या है, किस परिस्थिति में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, आखिरकार 16 महाजनपदों में मगध ने ही साम्राज्य का रूप धारण क्यों किया, क्या क्या परिस्थितियां उसके साथ लागू होती थी, और फिर मगध का राजनीतिक इतिहास क्या है, तो बड़ा रोचक होगा आपके लिए। बहुत ही ज्ञानदायी है, बहुत ही कल्याणकारी है और व्यक्ति के जीवन में विकास हेतु बहुत समझदारी है ये टॉपिक। तो हम मित्रों चर्चा किए थे आपके साथ 16 महाजनपद के विषय में पिछले वीडियो के माध्यम से। इन 16 महाजनपदों में आखिरकार मगध एक साम्राज्य किस प्रकार से बना, बाकी महाजनपदों के ऊपर मगध ने अपना प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित किया, कौन कौन सी वो शर्त लागू होती थी मगध के साथ, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपके बीच ये चर्चा करें कि मगध के विषय में जो पहली जानकारी मिलती है उसका स्रोत है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में मगध के लिए व्रात्य भूमि का उल्लेख आया है। व्रात्य आमतौर पर इसे अपवित्र इलाका, अपवित्र क्षेत्र कहा गया है। व्रात्य भूमि या मगध का जो क्षेत्र है, यहाँ एक समय था जब जरासंध का शासन था, और जरासंध मुख्य रूप से राजगीर को अपना राजधानी बनाकर शासन किया। बृहद्रथ वंश से संबंधित था और आने वाले समय में काफी ख्याति इन्होंने हासिल किया। हम सभी जानते हैं कि जरासंध एक शक्तिशाली, एक ताकतवर सम्राट था। भीम के साथ, महाभारत का भीम स्मरण होगा आपको, तो भीम के साथ इनके मल्ल युद्ध हुए और कहते हैं कि कृष्ण की सहायता से, भगवान कृष्ण की सहायता से भीम ने जरासंध का वध कर दिया। आने वाले समय में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो मगध के संदर्भ में सबसे जो पहली जानकारी मिलती है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 544 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि मगध में हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ।
हर्यक वंश। और हर्यक वंश का शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व के बीच रहा। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व के बीच रहा। और फिर आया नंद वंश, और नंद वंश का काल 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के बीच नंद वंश का शासनकाल रहा। इन 3 राजवंश के विषय में हम चर्चा करेंगे, परंतु मगध का राजनीतिक इतिहास बताने के पहले हम आपको ये बता दें कि आखिरकार 16 महाजनपदों में मगध ने ही एक साम्राज्य का रूप धारण क्यों किया। तो मगध के साम्राज्य बनने के पीछे कई कारण थे। अगर उस दौर में, उस काल में हम जाएं तो 16 महाजनपद के साथ मगध का यदि हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से मगध मजबूत था। यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ थी, यहाँ नदियों का जाल बिछा हुआ था जो कृषि हेतु सिंचाई के साथ साथ व्यापार वाणिज्य के लिए काफी उपयोगी था। भौगोलिक दृष्टिकोण से मगध काफी सुरक्षित था। मगध के 3 राजधानी के विषय में हम बात करेंगे, राजगृह के विषय में, पाटलिपुत्र के विषय में और वैशाली के विषय में। ये तीनों राजधानी अति सुरक्षित पहाड़ों और नदियों से घिरे हुए थे, जहां दुश्मनों के लिए प्रवेश करना कठिन था, असंभव था। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे आर्थिक सुदृढ़ीकरण, भौगोलिक रूप से सुरक्षित होना, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मगध के उत्कर्ष के पीछे जो एक बड़ा कारण था वो एक के बाद एक महान राजवंशों का स्थापित होना, एक से एक महान शासक का शासन संचालित होना, जिस रूप में हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के संदर्भ में एक संकेत दिए। विस्तृत चर्चा आगे हम करेंगे इसके विषय में। इसके अलावे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे जो एक महत्वपूर्ण कारण रहा वो यह कि सांस्कृतिक समन्वय की नीति। मित्रों, 16 महाजनपद के संदर्भ में अगर हम देखें तो बाकी महाजनपद में कर्मकांडों का बोलबाला था, कर्मकांड काफी होता था, लेकिन मगध एक ऐसा महाजनपद था जहां धर्म में सादगी थी। यहाँ किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं था। लोग सादा जीवन और उच्च व्यवहार में अपना विश्वास रखते थे। मित्रों, मगध साम्राज्य एक ऐसा क्षेत्र था जहां वैदिक कर्मकांड का अधिक प्रभाव नहीं था। यहां बाकी महाजनपदों की तरह बलि नहीं होते थे, बड़े बड़े यज्ञ नहीं होते थे, पुरोहितों का बोलबाला नहीं था। यानी लोग सामाजिक समन्वय, सादगीपूर्ण जीवन में विश्वास रखते हुए एक समायोजित समाज में विश्वास रखता था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि यहाँ लोहा और हाथियों की उपलब्धता
बड़े पैमाने पर थी। लोहा की सहायता से न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में उन्नति हो रहे थे, बल्कि युद्ध के अस्त्र शस्त्र के रूप में भी इसका व्यापक प्रयोग हो रहा था। और जहाँ तक हाथियों का संबंध है, तो हाथियों की सहायता से दलदली क्षेत्र में युद्ध लड़ना काफी सरल था। तो ये तमाम चीज मगध को एक साम्राज्य के रूप में ख्याति उपलब्ध कराया। और इसके बाद जो एक बड़ा कारण था मगध के उत्कर्ष में, वो यह था कि मगध के शासकों ने हमेशा आक्रामक नीति अपनाया। जहां एक और आप देखेंगे कि बाकी महाजनपद के शासकों ने सुरक्षात्मक नीति पर बल दिया, वहीं मगध के शासकों ने हमेशा आक्रामक शैली, आक्रामक अंदाज, आक्रामक तरीका से अपने साम्राज्य के विस्तार के क्षेत्र में कदम बढ़ाते रहा। और एक ऐसा वक्त आया, एक अखंड भारत जिसकी आज हम लोग चर्चा करते हैं, उस अखंड भारत का निर्माण किया। बड़ा गौरव का ये विषय है कि एक अखंड भारत का बीजारोपण मगध से हुआ। मित्रों, ये तो हम चर्चा की आपके बीच कि 16 महाजनपद में मगध ने साम्राज्य का रूप किस प्रकार से धारण किया, क्या इसके पीछे कारण थे। और आज जो हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वार्ता करेंगे, वो मगध का राजनीतिक इतिहास के विषय में हम बात करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध में कुल 3 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन रहा। इन 3 महत्वपूर्ण राजवंशों में सबसे पहला राजवंश जो हम चर्चा किए वो था हर्यक वंश। हर्यक और हर्यक वंश का शासनकाल 544 बीसी से लेकर 412 बीसी के बीच रहा। हर्यक क्षत्रिय जाति से संबंधित थे। हर्यक वंश के पहले शासक के रूप में बिंबिसार का विवरण मिलता है। मित्रों, यहाँ ये स्मरणीय है कि हर्यक वंश मगध का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है और बिंबिसार मगध के पहले ऐतिहासिक सम्राट हैं। बिंबिसार के द्वारा राजगृह या गिरिब्रज यानी कि जो तो मगध साम्राज्य के संदर्भ में अब जो चर्चा हम लोग करेंगे वो मगध के ऐतिहासिक राजवंश के संदर्भ में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे मगध में 3 राजवंशों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच यानी कि लगभग 544 बीसी से लेकर 321 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। सबसे पहला राजवंश के रूप में हम बात करेंगे हर्यक वंश के विषय में। हर्यक वंश का शासनकाल आमतौर पर 544 बीसी से 412 बीसी के बीच माना जाता है। हर्यक वंश मगध का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इस वंश के पहले ऐतिहासिक राजा के रूप में बिंबिसार का विवरण मिलता है। बिंबिसार कहते हैं हर्यक क्षत्रिय जाति से संबंधित था। बिंबिसार ने अपना राजधानी
गिरिब्रज को बनाया, जिसे राजगृह भी कहते हैं। गिरिब्रज का मतलब होता है जो पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, बड़ा सुरक्षित था राजगृह। बिंबिसार एक साम्राज्यवादी शासक था। यहीं से मगध के उत्कर्ष के सिलसिला का आरंभ होता है। बिंबिसार ने अंग महाजनपद के ऊपर आक्रमण किया, अंग का विजय किया, वहां के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके राजधानी चंपा के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और पूरे अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में शामिल कर दिया। अर्थात अंग अब मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। अंग का राजा उन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। तो साम्राज्य विस्तार की दिशा में बिंबिसार ने अपना कदम बढ़ाया। आने वाले समय में बिंबिसार के द्वारा साम्राज्य विस्तार को ध्यान में रखते हुए अवंती महाजनपद के ऊपर भी आक्रमण किए गए, परंतु अवंती को जीतने में वो सफल नहीं रहा। ऐसा माना जाता है कि अवंती का शासक था चंड प्रद्योति। वो काफी ताकतवर था और जब तक वो जीवित रहा मगध के लिए अवंती का विजय करना संभव नहीं हो पाया। मित्रों, एक दौर था, युद्ध अपने जगह थे और नैतिकताएं अपने जगह थी। बिंबिसार के दरबार में उनके राज्य वैद्य के रूप में, महान चिकित्सक के रूप में जीवक का विवरण मिलता है। जीवक एक महान चिकित्सक था। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का भी जीवक ने उपचार किया था। जीवक को बिंबिसार ने चंड प्रद्योति के इलाज के लिए भेजा। कहते हैं कि चंड प्रद्योति पीलिया रोग से, जॉन्डिस बीमारी से ग्रसित था और इसके इलाज हेतु चंड प्रद्योति के स्वस्थ होने की कामना करते हुए बिंबिसार ने जीवक को भेजा और जीवक के सहयोग से, जीवक की सहायता से चंड प्रद्योति स्वस्थ हो पाया। क्या उस समय के लोगों का दृष्टिकोण मानवीय था। भले आज हम बड़े बड़े मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो वो दौर था मानवीयता का, आज के संदर्भ में वो बातें हमें देखने को नहीं मिलती है। बिंबिसार साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए विवाह संबंध के ऊपर काफी बल दिया। वैवाहिक संबंध के बढ़ाने के ऊपर काफी बल दिया। चूलबग बौद्ध ग्रंथ है, उसमें तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार ने 500 शादियाँ की थी। परंतु अगर कुछ महत्वपूर्ण राजघराने के बीच वैवाहिक संबंध की हम बात करें तो बिंबिसार का विवाह बज्जी महाजनपद में हुआ, कोसल महाजनपद में हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने अपना वैवाहिक संबंध मद्र महाजनपद, मद्र यानी कि पंजाब, तो मद्र महाजनपद तक उन्होंने अपने वैवाहिक संबंध को आगे बढ़ाया। खासकर जब उन्होंने कोसल महाजनपद की रानी राजकुमारी कोसल देवी के साथ विवाह किया
तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने उन्हें काशी का क्षेत्र उपहार के रूप में दिया और कहते हैं काशी से लाखों के राजस्व प्राप्त होते थे। बिंबिसार अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को अपनाया। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन दोनों उनके समकालीन थे। उन्होंने न सिर्फ मगध को राजनीतिक रूप से सुदृढ़ किया, वरन उन्होंने आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मगध के गौरव को बढ़ाया। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया। अजातशत्रु, और अजातशत्रु स्वयं अपने को शासक घोषित किया। जहां तक प्रश्न उठता है अजातशत्रु का, तो अजातशत्रु भी अपने पिता की भांति एक महान साम्राज्यवादी था। अपने पिता के साम्राज्य की सीमा को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया। अजातशत्रु ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए कोसल महाजनपद के ऊपर आक्रमण किया। कोसल, कहते हैं कि बिंबिसार के मृत्यु के उपरांत कोसल नरेश प्रसेनजीत ने काशी का क्षेत्र मगध से वापस ले लिया और इसी को ध्यान में रखते हुए अजातशत्रु के द्वारा कोसल के ऊपर आक्रमण किए गए। इस युद्ध में प्रसेनजीत की पराजय हुई, अजातशत्रु विजय हुआ। अजातशत्रु ने कोसल की राजकुमारी बजीरा के साथ विवाह किया और संपूर्ण काशी के ऊपर अजातशत्रु का अधिकार हो गया। अर्थात काशी अब मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। अजातशत्रु ने साम्राज्य विस्तार को ध्यान में रखते हुए बज्जी महाजनपद के ऊपर आक्रमण किया। कहते हैं कि बज्जी को जीतने में उन्हें 16 वर्षों तक निरंतर संघर्ष करने पड़े। 16 साल लगा उन्हें बज्जी को विजय करने में, और इस कार्य को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक रणनीति के तहत अपने मंत्री बस्सकार को बज्जी भेजा। बज्जी 8 गणराज्यों का संघ था। उन गणराज्यों के बीच आपसी एकता बड़ी मजबूत थी। उस एकता को तोड़े बगैर बज्जी का विजय बड़ा कठिन था। तो एक और बस्सकार ने बज्जी संघ की एकता को तोड़ने की दिशा में षड्यंत्र करना शुरू किया, और दूसरी ओर अजातशत्रु सैनिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से अपने को मजबूत करने की चेष्टा की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अजातशत्रु ने गंगा नदी के किनारे पाटलीग्राम नामक एक सैनिक छावनी की स्थापना किया। पाटलीग्राम गंगा के किनारे, और सामरिक महत्व इसका यह था कि राजगृह से, गिरिब्रज से सैनिक चल के आते और फिर बज्जी पर आक्रमण करते, उससे बेहतर परिणाम होता कि गंगा किनारे यानी कि पाटलीग्राम से बज्जी पर आक्रमण करना। अजातशत्रु ने रथ मूसल
और महाशिलाकंटक की सहायता से बज्जी संघ के ऊपर आक्रमण किया। बज्जी की पराजय हुई और इस प्रकार पूरे बज्जी महाजनपद को जीतकर इस क्षेत्र को मगध साम्राज्य में विलय कर दिया गया। बंधु, बज्जी का पतन भारतीय इतिहास के लिए एक परिवर्तन बिंदु है, टर्निंग पॉइंट है। इस संदर्भ में परिवर्तन बिंदु है, एक महान गणराज्य का अंत हो गया, राजतंत्र मजबूत होने लगा। बज्जी के पतन पर महात्मा बुद्ध ने बड़ा दुख व्यक्त किया है। बुद्ध गणतांत्रिक प्रणाली के समर्थक थे और बज्जी का विनाश हो जाना, बज्जी का पतन हो जाना निस्संदेह बुद्ध के लिए दुखदायी था, कष्टदायी था। अजातशत्रु ने अवंती महाजनपद को भी जीतने की दिशा में कोशिश किया, सैनिक अभियान किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इसके बावजूद अजातशत्रु के काल तक की अगर हम बात करें, बज्जी, अंग, काशी जैसे क्षेत्र का आपस में विलय हो जाना इतना तो जरूर साबित कर दिया, अब बाकी महाजनपद मगध के नीचे ही रहेंगे। यानी मगध से टक्कर लेना अब बाकी महाजनपदों के बस की बात नहीं रह गई। ये अजातशत्रु की सबसे बड़ी उपलब्धियां थी। अजातशत्रु के काल में राजगृह का किलाबंद करवाया गया। राजगृह का मुख्य वास्तुकार महागोविंद की चर्चा मिलती है। अजातशत्रु के काल में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानता था। उन्होंने बुद्ध के सम्मान में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया। आने वाले समय में अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने कर दिया। उदयन और उदयन के विषय में जो महत्वपूर्ण बात जानने योग्य है वो यह कि उदयन जैन धर्म को मानता था, जैन धर्मावलंबी था। और इससे बड़ी बात ये कि उदयन ने ही पहली बार पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र उदयन के काल में राजधानी बना। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में विवरण मिलता है नागदशक, और लगभग 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का अंत करके शिशुनाग वंश के शासन की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व के बीच रहा। शिशुनाग ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। शिशुनाग के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने ही पहली बार अवंती महाजनपद का विजय किया, वत्स महाजनपद का विजय किया और इन तमाम क्षेत्र को जीत करके मगध साम्राज्य में शामिल किया। यानी कि शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की सीमा को काफी आगे बढ़ाया। शिशुनाग के काल में कुछ समय के लिए वैशाली राजधानी रहा। शिशुनाग वंश के एक पराक्रमी शासक के रूप में कालाशोक का विवरण मिलता है और कालाशोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन वैशाली के चूलबग में किया गया। लगभग 344 ईसा पूर्व में
शिशुनाग वंश का अंत हो गया और इस वंश के स्थान पर नंद वंश के शासन की स्थापना हुई। नंद शूद्र जाति से संबंधित थे। नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के बीच रहा। नंद बहुत पराक्रमी थे। इस वंश के सबसे महान शासक के रूप में महापद्म नंद की चर्चा मिलती है और महापद्म नंद के संदर्भ में कहते हैं इन्होंने एक राट यानी कि एक छत्र शासन करने वाला, भार्गव यानी परशुराम के समान ताकतवर, सर्वक्ष तांत्रक क्षत्रियों का विनाश करने वाला जैसी उपाधियां धारण किया। पहली बार इन्होंने ही कलिंग तक का विजय किया और मगध साम्राज्य की सीमा को इन्होंने शिखर पे पहुंचा दिया। बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया और इस वंश के अंतिम शासक के रूप में घनानंद की चर्चा मिलती है और घनानंद के काल में ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, परंतु सिकंदर घनानंद के डर से पाटलिपुत्र यानी कि उसके साम्राज्य मगध साम्राज्य की सीमा में घुसने का साहस नहीं किया, वो पंजाब से ही लौट गया। हालांकि घनानंद के दुराचार के कारण, अत्याचार के कारण चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर मौर्य वंश के शासन की उन्होंने स्थापना की। मित्रों, संक्षिप्त में हमने मगध साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास की चर्चा आपके सामने किया। अगले वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि भारत के ऊपर ईरान एवं यूनान के आक्रमण, खास करके हम सिकंदर के आक्रमण के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार।